आज पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। कल हमने इसकी पृष्ठभूमि समझ ली थी कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, कारण क्या रहे। आज पढ़ेंगे कि क्रांति आगे कैसे बढ़ती है। इसमें स्टेट जनरल नाम की एक राजनीतिक संस्था थी जो तीनों स्टेट के जो प्रतिनिधि अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन जो टैक्स बढ़ाने का या जो भी निर्णय है अंतिम निर्णय सम्राट ही करता था। और इस तरह की एक बैठक, अंतिम बैठक स्टेट जनरल की 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि स्टेट जनरल की अंतिम जो बैठक है वो कब बुलाई गई, 1614 में बुलाई गई थी। इसके बाद नए जो कर है उनका प्रस्ताव और अनुमोदन के लिए 5 मई 1789 को एक बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में फिर से नए नए टैक्स बढ़ा दिए गए। और टैक्स कैसे बढ़ाए जाते थे ये कल मैंने आपको बता दिया था, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप एक बार देखें। तो आगे ये भी हमने कल चर्चा कर ली थी कि जो रूसो है उसकी पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने किस तरह लोगों को जागरूक किया आंदोलन करने के लिए सम्राट के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए। इस तरह से अब आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन आगे बढ़ने की कड़ी में 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठे हो गए। यानी जब स्टेट जनरल की बैठक हुई और बैठक में टैक्स बढ़ा दिया गया तो लोग जो है उस टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए और उन्होंने शपथ ले ली वहाँ पर और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर ली 20 जून को। यानी लोग वहाँ एक जगह इकट्ठे हो गए और शपथ ले ली कि जब तक वो सम्राट की शक्तियों को कम नहीं कर देते हैं तब तक वो उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो नेतृत्व है, यानी वो टेनिस कोर्ट में जो आंदोलनकारी है वो इकट्ठे हो गए, उनका नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, मिराब्यो और आबे सी नाम के 2 व्यक्ति थे, वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि जो मिराब्यो है उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो सामंती जो विशेषाधिकार है समाज को ख़त्म करने की वो ज़रूरत से सहमत था कि जो सामंती विशेषाधिकार है वो उनके अधिकार समाप्त हो जाए। वो ये सारी चीज़ें सोचता था कौन, मिराब्यो। उसने एक पत्रिका निकाली, वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी उसने दिए और इस तरह से वो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। ये देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ का चित्र दिया हुआ है कि एक विशाल पेंटिंग बनाई गई है। ये लुई डेविड द्वारा बनाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि लोग कैसे टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो रखे हैं और वो शपथ ले रहे हैं हाथ ऊपर करके कि जब तक खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और जब तक वो इस विशेषाधिकारों को समाप्त नहीं कर देते हैं वो इसको जगह को खाली नहीं करेंगे। आगे जाकर 20 जून को जब ये हुआ और उसके बाद उन्होंने 14 जुलाई को बास्तिल का जो किला था उस पर धावा बोल दिया और उसे नेस्त नाबूद कर दिया। और जो लोग हैं वो काफ़ी उनमें गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि उस समय कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी और फसल खराब होने से जो अनाज है, रोटी है, उसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई और वो बहुत महंगे दामों पर बिकने लगी। यानी जो आम लोग थे उनके पास खाने को अनाज नहीं था और जो महिलाएं हैं वो इससे काफ़ी गुस्सा हो गई और वो सड़कों पर उतर आई और वो नारे लगाने लगी कि हमें रोटी दो। और इस तरह से आंदोलन का स्वरूप बढ़ गया। और इस समय जब उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए तब जो लुई 16वां है उसकी जो रानी है, रानी एंतेनेत, उसने कहा कि अगर इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए तो इनको केक खाकर अपने जीवन को चलाना चाहिए, यानी इनको केक खाना चाहिए। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो रानी है और जो राजा है वो फिजूल खर्च थे, उनको व्यवहारिक ज्ञान की कमी थी। तो आंदोलन आगे बढ़ गया और 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। और आगे घटनाएं क्या होती देखते हैं। इस तरह से 4 अगस्त को, यानी जो लुई 16वें हैं उसने जो नेशनल असेंबली थी उस नेशनल असेंबली को उसने मान्यता दे दी। नेशनल असेंबली कौन सी, कि जो 20 जून को टेनिस कोर्ट में जो लोग इकट्ठे हुए और अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था उसको उन्होंने मान्यता दे दी। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। और जो पादरी वर्ग है उनके जो विशेषाधिकार हैं उनको भी समाप्त कर दिया गया और जो धार्मिक कर है, जो टाइद वगैरह धार्मिक कर चर्च वसूल करता था उसको भी समाप्त कर दिया गया।
और इस तरह फ्रांस में अभी आगे बहुत सारे घटनाक्रम चलेगा, लेकिन ये एक प्रथम जो आंदोलनकारी है उनकी जीत थी और वहाँ पर एक फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। यानी राजा का राज ही था, लेकिन एक संविधान अपना उन्होंने बना लिया था, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और नेशनल असेंबली ने 1791 में 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट की जो शक्तियाँ थी कि कैसे वो अकेला ही कर बढ़ा ले, टैक्स लोगों पर लगा देता था, शोषण करता था, वो सारी शक्तियाँ सीमित कर दी गई। और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय जो शक्तियाँ हैं वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दी गई। यानी शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया। तो ये काम हुआ। यानी पहली बात हमको ये समझनी है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें जो मिराबियो है और जो आबे नाम का व्यक्ति है उन्होंने इनका नेतृत्व किया। और किस तरह टेनिस कोर्ट 20 जून फिर बास्तिल के किले को नेस्तनाबूद कर दिया और फिर राजा ने उनको नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी और शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया और संविधान बन गया फ्रांस का 1791 में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे देखते हैं। 1791 में संविधान कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली को पास आ गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हुए। यानी सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। जो टैक्स देते थे, जिनके पास मतलब पैसा था, उन लोगों को ही मतदान का अधिकार था। और वही सरकार में जो नियम है, क्या बदलने हैं, क्या बनाना है, वो बहुत सारा हस्तक्षेप करते थे उस समय। इसके अलावा जो बाकी पुरुष और महिलाएं हैं उनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। आगे देखते हैं। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। राज्य का एक कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ये सारी बातें फ्रांस में उस समय होने लगी। और उस समय बहुत सारे राजनीतिक प्रतीक इनके मायने होते थे। जैसे टूटी हुई अगर जंजीर है, ऐसी टूटी हुई जंजीर अगर दिखती है तो उसका मतलब क्या था कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। अतः टूटी हुई हथकड़ी आज़ादी का प्रतीक थी। यानी ये किसका सिंबल था? टूटी हुई अगर जंजीर दिखती थी तो आज़ादी का सिंबल होता था। इसके अलावा अगर छड़ों का बर्छीदार गट्ठर दिखता था तो वो एकता में ही बल है, इसका संदेश देता था। इस तरह से ये बहुत सारे प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं। अगला बिंदु आता है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी जो राजतंत्र स्थापित हुआ मिराबियो और इनके नेतृत्व में, इसका भी उन्मूलन कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी। जैसे लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, पैसे वालों को ज़्यादा अधिकार दिया गया। तो अब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होगी। इसको देखते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चलती रही और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित हो गए। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। यानी जो फ्रांस है उसने, फ्रांस के राजा ने साइन तो कर दी है, लेकिन परसा से और अन्य जो देश थे जैसे ऑस्ट्रिया है वहाँ से वो काफ़ी मदद लेने की कोशिश कर रहा था, सेना बुलाने की कोशिश कर रहा था। और इस तरह से अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने परसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। क्यों कर दिया नेशनल असेंबली ने? क्योंकि नेशनल असेंबली सत्ता अपने पास रखना चाहता था। और जो फ्रांस का राजा था लुई 16वें, वो परसा से मदद ले रहा था, ऑस्ट्रिया से मदद ले रहा था क्योंकि ऑस्ट्रिया में उसकी शादी हुई थी। पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह ऑस्ट्रिया और फ्रांस के लोगों के बीच में, दोनों देशों के बीच संबंध सही नहीं थे, एक दूसरे से नफरत करते थे वो। तो इस तरह जब नेशनल असेंबली को लगा कि इनसे हमें खतरा हो सकता है तो उन्होंने भी परसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इस तरह इस युद्ध में यूरोपीय राजा कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में इसको लिया गया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट दी लाइल
लाइल शब्द याद रखना आपको, रोजेट दी लाइल कवि है, उसने मार्सिले लिखा। मार्सिले, ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयं जो सेवी थे पेरिस की ओर जो कूच कर रहे थे, उन्होंने ये सबसे पहले गाया और बाद में मार्सिले को फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। प्रश्न आ जाता है छोटा सा कि फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले, मार्सिले को किसने लिखा? लाइल ने। रोजेट दी लाइल ने फ्रांस के राष्ट्रगान को लिखा। प्रथम बार कब गाया गया? पेरिस में गाया गया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि किस तरह प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ गई और देश की आज़ादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगा कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीर जो लोग थे उनको ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। हमने समझ लिया पहले कि किस तरह वोट देने का अधिकार, अन्य जो अधिकार है कानून बनाने के, वो सब अमीर लोगों को प्राप्त हुए। तो जो गरीब तबके के लोग थे वो अभी भी नेशनल जो असेंबली है वो उससे खुश नहीं थे, राजा से तो पहले ही खुश नहीं थे। तो वो एक तबका ऐसा था जो इन दोनों से नफरत करता था और एक अलग ही गणतंत्र देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। आगे देखते हैं। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व